साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बाघ गणना रिपोर्ट 2022 या टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022 के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत की बाघ गणना 2022 के 5वें चक्र के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें पिछले 4 वर्षों से 6.7 कितना 6.7% की वृद्धि को दर्शाया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे इसमें देखते हैं। और सबसे पहले इसमें हम लोग जो है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के शुभारंभ के बारे में देखेंगे, और फिर जो बाघ गणना से संबंधित जो रिपोर्ट में कुछ तथ्य आए हैं उनको देखेंगे। तो देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसे शॉर्ट में IBCA कहते हैं। क्या कहते हैं? IBCA कहते हैं। इसका लक्ष्य 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों, अब इन 7 प्रमुख बिल्ली प्रजातियों में कौन से हैं तो इनका नाम याद रखिएगा। इसमें आपका बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता ये आते हैं। तो इनकी सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करना है जो IBCA का लक्ष्य है। IBCA अर्थात इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस को उन 97 देशों के सहयोग से शुरू किया गया है जहां पर ये बड़ी बिल्ली प्रजातियां पाई जाती हैं। इस इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस जो है ये अगले 5 वर्षों में 800 करोड़ रुपए से अधिक की गारंटीकृत धनराशि की निश्चित सहायता प्रदान करेगा। इससे पहले 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में वन्य जीवों के अवैध शिकार एवं गैर कानूनी व्यापार को रोकने के लिए वैश्विक नेताओं के गठबंधन का आह्वान किया था। ध्यान रखिएगा, ये जो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, इसका शुभारंभ जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर किया गया है। अब प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ इसके बारे में आगे देखेंगे। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ वन में 5 बड़ी बिल्लियाँ, ये जो 7 होती हैं इनमें से 5 बड़ी बिल्लियाँ जो है भारत में पाई जाती हैं, इसमें प्यूमा और जगुआर को छोड़कर। अब देखें, आयुशियन की जो रेड लिस्ट होती है उसमें इन बड़ी बिल्लियों की स्थिति क्या है। जैसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में देखें तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आपकी रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई शेर आते हैं। वहीं वल्नरेबल कैटेगरी में हिम तेंदुआ और अफ्रीकी चीता आते हैं। और जो सामान्य तेंदुआ होता है वो लीस्ट कंसर्न की श्रेणी के तहत आता है। आगे देखें इसमें, तो यहाँ पे जो कुछ आंकड़े हैं पहले उसको देख लेते हैं कि बड़ी बिल्लियों के संरक्षण का महत्व क्या है। तो देखिए, बड़ी बिल्लियाँ जो होती हैं वो पारिस्थितिक तंत्र की शीर्ष परभक्षी हैं। इनकी आबादी कम होने से ट्रॉफिक कैस्केड ट्रॉफिक कैस्केड प्रभाव शुरू हो सकता है। अब ये ट्रॉफिक कैस्केड प्रभाव होता क्या है, तो इस स्थिति में शिकारी प्रजातियों की संख्या कम होने से शिकार प्रजातियों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। जैसे यदि शेर खत्म होंगे तो हिरणों की संख्या बढ़ती जाएगी। इससे क्या होगा, हिरण क्या करते हैं, वो घास चरते हैं, तो इससे अति चराई को बढ़ावा मिलेगा और भू प्रदेश के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। बाघों के पर्यावास की सुरक्षा का अर्थ होगा वनों की रक्षा करना। ये वन जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करेंगे। और जो प्रजातियां हैं ये प्रजातियां पर्यावरण पर्यटन अर्थात इको टूरिज्म को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्थाओं में योगदान करती हैं। अब बात करते हैं जो बाघों की गणना के संबंध में जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में। तो देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत में बाघों की गणना के 5वें चक्र की सारांश रिपोर्ट, अभी कंप्लीट रिपोर्ट नहीं जारी की है, सारांश रिपोर्ट जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट के जो मुख्य निष्कर्ष हैं वो क्या हैं? पहला, भारत में बाघों की संख्या जो है वो बढ़ करके 2022 में 3167 हो गई है। ठीक है, और इसमें पिछले 4 वर्षों के दौरान, इससे पहले की जो गणना थी वो 2018 की थी, तो 2018 से 2022 के बीच में जो है कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 6.7% की वृद्धि हुई है। कुल 200 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। मतलब 2018 में यह आंकड़ा जो था वो कितना था? 2967, और ये बढ़ करके 3167 हो गया। मतलब 200 बाघ बढ़े हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और फैक्ट की बात करें तो देखिए, वर्ष 2014 से 2018 के दौरान इनकी वृद्धि दर लगभग कितनी थी? वो 33% थी। जबकि 2018 से 2022 के दौरान यह घटकर कितनी रह गई? केवल 6.7% रह गई है। ठीक है, तो ये एक आंकड़ा है। इसके अतिरिक्त भारत में पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई है। इसको आप जो है यहाँ पे जो डायग्राम बनाया गया है, एक सेकंड, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका ब्लू कलर का है ये आपका 2018 के आंकड़े हैं और रेड वाला 2022 के आंकड़े हैं। तो देखिए,
शिवालिक में बाघों की संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदान में देखें तो 2018 में 646 थे, ये बढ़ के 804 हो गए हैं। वहीं केंद्रीय उच्च भूमि और जो पूर्वी घाट हैं यहाँ पर भी बढ़ोतरी हुई है। 2018 में 1033 थे और 2022 में 1161 है। वहीं देखें पश्चिमी घाट में इनमें गिरावट हुई, जैसा कि हमने पहले कहा है। तो पश्चिमी घाट में पहले 981 थे, ये घट करके 824 हो गए हैं। इसी प्रकार से आप देखें पूर्वोत्तर की पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र के मैदान में भी कमी आई है। पहले 219 थे और अब घट के 194 हो गए हैं। सुंदरवन में क्या है, बढ़े हैं, पहले 88 थे अब 100 हो गए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे आपके। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिएगा कि शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई है। और जो नीलगिरी क्लस्टर है, नीलगिरी क्लस्टर में विश्व स्तर पर बाघों की संख्या सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त नवीनतम विश्लेषण से पता चलता है कि पश्चिमी घाट में बाघों की संख्या में गिरावट आई, जैसे कि हम लोगों ने कहा। यहाँ के वायनाड और बिलीगिरी रंगा पहाड़ियों में काफ़ी गिरावट देखी गई है। और यहाँ जो बाघ गणना का ये चित्र दिखाया गया है, तो यहाँ यहाँ ध्यान रखिएगा कि बाघों की गणना का ये 5वां चरण है। पहला चरण जो है 2006 में चालू किया गया था, फिर आपका 4 वर्ष के बाद 2010 में, फिर 4 वर्ष के बाद 2014, हर 4 वर्ष पर ये गणना की जाती है। तो पहला 2006 में, फिर दूसरा 2010 में, फिर 14 में, फिर 18, फिर 5वां आपका 2022 में ये गणना की गई है। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ बिंदुओं की बात करें तो देखिए केरल स्थित पेरियार टाइगर रिजर्व ने प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में देश के सभी टाइगर रिजर्व की तुलना में बेहतर स्कोर प्राप्त किया है। इसके बाद मध्य प्रदेश का सतपुड़ा आता है और कर्नाटक के बांदीपुर और नागरहोल रिजर्व का स्थान आता है। इसके अतिरिक्त सिमलीपाल में आनुवंशिक रूप से अनूठी और कम आबादी वाले बाघों को भी उच्च संरक्षण प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बिंदुओं की बात करें तो यहाँ पर चूंकि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पे ये जो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस ये जारी किया गया है, मतलब प्रारंभ किया गया है, और जो ये रिपोर्ट है इसी अवसर पर जारी की गई है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका 1973 में प्रारंभ किया गया। यह वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करती है। अब बात एक और टर्म क्या आती है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के बारे में। तो यह जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। इसको वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था। NTCA का गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L1 के तहत किया गया था। आपसे प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। इसके अतिरिक्त एक टर्म है आपका कंजर्वेशन एश्योर्ड आई बाघ मानक, इसे शॉर्ट में CAITS कहते हैं। ये मानकों का एक समूह है जो बाघ स्थलों को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघ संरक्षण सफल होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों की बात कर लेते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला कि देखिए आपका लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कोर एरिया के संदर्भ में लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। और वहीं स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है कोर एरिया के संदर्भ में, तो असम का ओरंग ORANG ओरंग टाइगर रिजर्व। और वहीं रिजर्व विद हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी वाला रिजर्व कौन सा है, तो वह है उत्तराखंड का कॉर्बेट जो नेशनल पार्क का टाइगर रिजर्व है। और यदि कहा जाए स्टेट विद मैक्सिमम टाइगर्स, सबसे अधिक टाइगर की संख्या वाला जो राज्य है कौन सा है, तो वो आपका मध्य प्रदेश है। अब यहाँ पर एक प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपका UPSC 2020 में पूछा गया था। UPSC 2020 में ये पूछा गया था कि निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है, तो इसका उत्तर है नागार्जुन सागर श्रीशैलम का, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद इन चारों में दूसरे नंबर पर सुंदरवन आता है, फिर आपका रणथंभौर आएगा और फिर लास्ट में कॉर्बेट आएगा उत्तराखंड का। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।